खत्म करेंगे 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट जिसका सिंबल था Q, स्मॉल q लिख सकते हैं या कैपिटल लिख सकते हैं। हीट एनर्जी की वो क्वांटिटी है दैट फ्लोज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। तुम्हें पता है एक ब्लॉक है, मान लीजिए वो 30 डिग्री पर है और सराउंडिंग 50 डिग्री पर है, तो यहाँ हीट का फ्लो कहाँ से होगा? अगर ये 30 डिग्री है और सराउंडिंग 50 डिग्री है तो हीट का फ्लो इस तरफ होगा। इसी तरह से अगर ये रिवर्स होता, ब्लॉक 50 डिग्री पर सराउंडिंग 30 डिग्री पर होता, तो हीट बाहर जाती। अगर दोनों सेम टेम्परेचर पर होते तो हीट का फ्लो नेट फ्लो ऑफ हीट विल बी 0। सो लिख लीजिए हीट इट इज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी that flows between system and surrounding due to difference in temperature. और ये फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों तरफ टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। This flow will continue till both the body have same temperature. तो पहला स्टेप क्या था? अगर सराउंडिंग हाई टेम्परेचर पर है तो सिस्टम के लिए हीट एब्जॉर्ब होगी, सिस्टम विल एब्जॉर्ब एनर्जी, विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। और सेकेंड वाले में सिस्टम विल emit heat energy to the surrounding. Heat flows into the system. When heat flows into system, हम यहाँ बात सिस्टम की करते हैं ना, तो Q का साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। When heat flows into system, तो हम कहेंगे +200 किलो जूल या जितना भी अमाउंट हीट का एब्जॉर्ब हुआ है। And when heat flows out of system, then sign of Q will be negative. तो साइन कन्वेंशन जो Q के लिए हम यूज करते हैं वो प्लस और माइनस के साइन है। कहीं यूज करते हुए भी इनको इसी साइन के साथ यूज किया जाता है। सिस्टम लेते हैं। अब जैसे व्हेन हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम, तो ये प्रोसेस क्या हुई? एंडोथर्मिक। When it flows out of the system, तो ये हो गई एक्सोथर्मिक। और जैसा हमने कहा था हीट इज पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। It is path dependent property. जहां भी हाई टेम्परेचर है, जिसका भी हाई टेम्परेचर है, वहीं से हीट का फ्लो होगा। अगर मान लीजिए, हाँ यहाँ तक क्लियर है। अगर मान लीजिए हमारा सिस्टम लो टेम्परेचर पर है और सराउंडिंग हाई टेम्परेचर पर है, तो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से तो हीट नहीं आएगी ना, हर डायरेक्शन से आएगी। इसका मतलब हम हीट को क्या कह सकते थे? हीट रेफर्स टू रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी, जबकि वर्क एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो वर्क इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट को हम रैंडम फॉर्म में लेते हैं। तो लिख लीजिए हीट रेफर्स टू random form of energy।
whereas work refers to organized form of energy. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वर्क होता है या एनर्जी का फ्लो जाएगा, जबकि हीट में तो हर डायरेक्शन में ये फ्लो जाएगा. अगर हम 1 ग्राम कोई लिक्विड ले, सपोज वाटर ही ले, 1 ग्राम वाटर ले और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करना चाहें तो कितनी हीट फ्लो करेगी उसमें, उसको हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये वैल्यू अगर हम 1 ग्राम वाटर लेते हैं, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज कर रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज 4.18 जूल. और इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म दिया गया 1 कैलोरीज. तो ये जो 1 कैलोरीज आया था वो यहीं से आया था कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से इंक्रीज करने के लिए जितनी भी क्वांटिटी ऑफ हीट है दैट इज नेम्ड एज 1 कैलोरी, जो जूल्स में ये 4.18 आता है. इसको यूज करना कंपैरेटिवली इजी है, तो लिख सकते हैं ये 1 कैलोरीज इज द heat energy required to increase temperature of 1 gram water by 1 degree. So 1 calorie is 4.18 joule. वैसे ही एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं ना, तो ओरिजिनल टेम्परेचर वाटर का 14.5 डिग्री से 15.5 डिग्री करना होगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि कंडीशन भी कई बार इंपॉर्टेंट होती है. अगर पहले से ही ज्यादा टेम्परेचर पर है तो क्वांटिटी चेंज भी हो सकती है. और इस 1 कैलोरीज को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट. दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड वाटर. One calorie is specific heat of liquid water. क्योंकि अगर ये गैसियस होता या सॉलिड होता तो क्वांटिटी कुछ और होती. लिक्विड वाटर की स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी है. ये टेम्परेचर है कि मतलब ओरिजिनली 14.5 डिग्री पे था, वहां से 15.5 डिग्री ले जाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ी दैट विल बी इक्वल टू 1 कैलोरी. कोई भी टेम्परेचर होगा तो ये वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती है. So 1 calorie is the specific heat of liquid water. थोड़ा बहुत चेंज होता है पर एक्चुअली इस पे निकाला गया है. अब जो हीट है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, है ना. ज्यादा अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी हमें, पर हाँ स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. ये क्लियर है. दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी है इंटरनल एनर्जी. नेक्स्ट टर्म इज इंटरनल एनर्जी. एक्चुअली इंटरनल एनर्जी सिस्टम के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है. अब सिस्टम के अंदर तो बहुत सारी फॉर्म्स में एनर्जी स्टोर्ड होती है. बॉन्ड एनर्जी होगी, उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी है, रोटेशनल मोशन भी है, हर तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी. बॉन्ड की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है. सो इंटरनल एनर्जी इज द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द सिस्टम. अब मान लो कोई भी सिस्टम हमें दिया गया है, उसकी टोटल एनर्जी कितनी है एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतनी सारी फॉर्म्स है एनर्जी की, सारी फॉर्म को की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते. बट मान लीजिए सिस्टम किसी एक स्टेट पर है, उसकी जो भी XYZ इंटरनल एनर्जी है, हमने उसमें कुछ चेंज किया, मतलब हमने उसमें 10 किलो जूल हीट डाल दी, तो अब वो सिस्टम नई स्टेट पे आया. नई स्टेट पे उसकी इंटरनल एनर्जी कितने से इंक्रीज हो गई, 10. पहले तो जो थी वो तो है ही, पर अब फाइनल स्टेट पर और कितनी ज्यादा हो गई, 10 + 10. तो हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो निकाल सकते हैं.
So it is not possible to find absolute value of internal energy, but we can easily found change in internal energy, क्योंकि वो चेंज हमने ही करवाया, मॉलिक्यूल्स डाल दें या जो भी है, किसी भी तरह से अगर हम सिस्टम का चेंज करते हैं वो चेंज हम निकाल सकते हैं। और लकीली थर्मोडायनामिक्स में हमें इस चेंज की ही जरूरत होती है आगे जब भी हम स्टडी करते हैं। तो लिख लीजिए इंटरनल एनर्जी, total energy stored within the system, total stored energy of a system is its internal energy. It is due to translational, rotational, vibrational motion of molecules and due to attractive and repulsive forces, न्यूक्लियस के अंदर भी जो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस वो भी आ जाते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स and bond energy. So there are many kind of energies responsible for its internal energy. और quantity पे तो depend करेगी. It also depend on the amount of matter. It also depend on amount and composition of matter. ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी कि वो सिस्टम किस टेम्परेचर पर है। ज्यादा टेम्परेचर पे तो ज्यादा इंटरनल एनर्जी होगी। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन अमाउंट, कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड फिजिकल स्टेट। अब मान लो अगर एक सिस्टम सॉलिड स्टेट में है, एक लिक्विड में, गैस में, तो गैस में ज्यादा एनर्जी है उसकी। So internal energy is due to all type of energy stored in the system. That is why it is not possible to find absolute value of internal energy. It is not possible to calculate absolute value of, it is not possible to calculate absolute value of total energy of the system. It is not possible to find absolute value of internal energy. Of system, but we can find change in internal energy. We can find change in internal energy of system. अब बताइए how can we change internal energy? पहला by changing quantity, है ना, मतलब उसमें कुछ मैटर ऐड कर दें तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। When matter enters or leave the system, internal energy can be changed if
व्हेन मैटर एंटर्स और लीव द सिस्टम। एंटर करेगा तो बढ़ जाएगी, लीव करेगा कम हो जाएगी। दूसरा वर्क डन, work is done on the system or by the system, work done on the system or by the system। by the system है तो कम हो जाएगी, on the system है तो बढ़ जाएगी। और heat enter into the system or leave the system। heat passes into or out of the system। अगर हम कहते हैं सिस्टम डज 20 किलो जूल ऑफ वर्क, तो उसका मतलब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 20 से डिक्रीज हो जाएगी। So there are different methods to change the internal energy। इसीलिए इंटरनल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी is a state function property। स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव तो है ही, क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। स्टेट फंक्शन एंड extensive property। Change in internal energy is a state function property and extensive property। मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देती हूँ प्लीज। Change in internal energy is a state function and extensive property। तो किसी भी सिस्टम का चेंज डेल्टा यू, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कई जगह पर इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेल्टा ई भी लिखते हैं। डेल्टा यू बता रही हूं मैं प्रेशर पे कैसे करेंगे। डेल्टा ई और डेल्टा यू से इसको दिखाते हैं। तो दिस इज इंटरनल एनर्जी एट फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी एट इनिशियल स्टेट। ये इनिशियल स्टेट है, दिस इज फाइनल स्टेट। ना तो हमें U1 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, ना U2 की एग्जैक्ट वैल्यू पता है, पर जो चेंज हमने किया उससे कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ वो हमें पता है। एंड फॉर अ केमिकल रिएक्शन delta U will be U of product minus U of reactant, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट इनिशियल स्टेट है और प्रोडक्ट फाइनल स्टेट। और हर केमिकल रिएक्शन में चाहे उसकी फिजिकल स्टेट सेम रहे, प्रेशर सेम रहे, टेम्परेचर सेम रहे, तो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, बिकॉज रिएक्टेंट्स आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम प्रोडक्ट। तो अगर मान लो कोई गैसियस रिएक्शन है, अलग अलग प्रेशर पे हो रहा है, तो प्रेशर का मतलब अलग अलग क्वांटिटी भी होगी, तो वहां ये डिपेंड करेगी ना। अब मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, एक आइडियल गैस हमने ली, और आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी, आइडियल गैस में हम ये मानते हैं कि मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस भी नहीं है। आइडियल गैस की टोटल एनर्जी एक्चुअली टेम्परेचर की वजह से ही है। अगर एक आइडियल गैस लें तो उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है, उसकी टोटल एनर्जी एक्चुअली टेम्परेचर की वजह से ही है। तो अगर एक आइडियल गैस है, उसका हम प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी चेंज कर रहे हैं पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। सो फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी चेंज इज द स्टेट फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। अगर हम आइसोथर्मल कंडीशन में इंटरनल एनर्जी कोई भी चेंज करवाते हैं, गैसियस गैसेस में, आइडियल गैस में कोई भी चेंज करवाते हैं बट टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तो उसकी इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होगा? जीरो।
ये स्लाइड लिख ली? हाँ। जो स्टोरेज एनर्जी है ना गैसेस के लिए नेग्लिजिबल मान रहे हो, होती तो है पर उसका जो डिफरेंस है, चेंज है, उसमें नहीं आएगा ना। चेंज तब होगा जब हम टेम्परेचर चेंज करें। मान लो एक आइडियल गैस है, अगर हम उसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। टेम्परेचर को अगर हम चेंज नहीं कर रहे तो उसकी टोटल इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आने वाला। मोल्स भी सेम रख रहे हैं तो भी चेंज नहीं आने वाला। सो आइडियल गैस के लिए 1 मोल आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी चेंज विल बी स्टेट फंक्शन ऑफ ओनली टेम्परेचर। प्रेशर या वॉल्यूम चेंज करने से उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आएगा। अगर हम 1 मोल गैस का प्रेशर डबल कर दें, वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, उसका नेट चेंज इंटरनल एनर्जी का 0। तो लिख लीजिए फॉर आइडियल गैसेस, internal energy is state function of टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी स्टेट चेंज होगी उसकी। इंटरनल एनर्जी के लिए is a state function of temperature. So under isothermal condition, in isothermal process, change in internal energy delta U will be 0. Change in internal energy will be 0. जो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस कम या ज्यादा होंगे ही नहीं, चाहे प्रेशर चेंज कर दें चाहे वॉल्यूम चेंज कर दें, क्योंकि मॉलिक्यूल वैसे ही इतने दूर दूर है। उनके अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो पहले भी उतनी है, बाद में भी उतनी है। तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तभी उनकी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। तो आइडियल गैसेस के लिए हम ये लेते हैं। हाँ, लेकिन बाकी स्टेट के लिए, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, उनमें तो अदर देन टेम्परेचर भी कई प्रोसेस हैं जिनसे इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाती है। सिर्फ गैसेस की बात कर रहे हैं, आगे सुने। और अगर रिएक्शन हो रही है तो चाहे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता तब भी इंटरनल एनर्जी में चेंज होता। जैसे कि अगर हम कहते हैं N2 + 3H2 gives 2NH3, सारे गैसेस हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर पर, आइसोथर्मल है ये प्रोसेस, करवाई हमने आइसोथर्मल, फिर भी डेल्टा U विल नॉट बी 0 बिकॉज एक केमिकल चेंज हो रहा है। अगर केमिकल चेंज नहीं हो रहा, आइडियल गैस है, तब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं सिर्फ, तभी ये कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज नहीं। ये आ गया समझ में? अगर सपोज किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, उसका मतलब क्या है? फाइनल स्टेट की एनर्जी रिएक्टेंट इनिशियल स्टेट से ज्यादा है। इसका मतलब यही हुआ ना? एक मिनट, यहां तक क्लियर हो गया? सो if U2 is greater than U1, then delta U will be positive. और इसका मतलब क्या कहेंगे? इस चेंज में क्या हुआ? इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस। तो अगर डेल्टा U पॉजिटिव है, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। या तो हमने उसको हीट दी होगी या फिर वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। एंड इफ U2 is less than U1, delta U will be negative, मतलब internal energy decreases. तो कहीं भी अगर लिखा हो ना, this much internal energy increases, its internal energy increases by 20 kilojoule और decreases by 20 kilojoule, तो उसका मतलब क्या है? कि उसमें से ऐड हुई है या बाहर गई। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का मतलब समझ में आ गया? और ये तुम्हें पहले भी बताया था कि एक सिस्टम में किसी भी तरीके से ये चेंज किया जा सकता है। अब मान लीजिए एक सिस्टम है, a system absorb
200 kilojoule heat and does 100 kilojoule work, what will be delta U? प्लस या माइनस? इट एब्जॉर्ब 200 जूल ऑफ हीट, मतलब प्लस 200 किलोजूल इसने हीट एब्जॉर्ब कर ली. इट डज वर्क माइनस 100 किलोजूल वर्क में यूज हो गई, तो नेट क्या हुआ? प्लस 100 किलोजूल. मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस बाय 100 किलोजूल. पहले कितनी थी, बाद में कितनी थी, उसकी जरूरत ही नहीं है, पर चेंज कितना हुआ, इंक्रीज या डिक्रीज, वो तो पता चल गया ना. When work is done by the system, इसका साइन क्या लेते हैं? नेगेटिव. When work is done by the system, sign is negative. If work is done on the system, positive. Sign is positive. ऐसे ही हीट के लिए भी मैंने बताया, when heat is absorbed by the system, तो positive. Heat is given out, sign is negative. हाँ जी, ठीक है. ऐसे ही अगर ये होता, हाँ देखिए, अगर ये होता a system absorb 2 calories heat and 100 joule work is done on the system, what is delta U? अब एक यूनिट कैलोरीज में है, दूसरी जूल्स में है, तो हमें यूनिट सेम करनी पड़ेगी. माइनस कैसे आएगा? ये देखो, इट अब्सॉर्ब 2 कैलोरीज हीट, मतलब 2 into 4.18 जूल तो इसमें ऐड हो गई हीट, एंड वर्क इज डन ऑन द सिस्टम प्लस 100 जूल. यूनिट दोनों की सेम होनी चाहिए ना. दिस विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, 108 समथिंग जूल्स आ जाएगा. तो ये जो साइन है ना, ये ध्यान से देखना, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. ये पॉइंट समझ में आ रहा है सबको? ऐसे ही अगर होता, हाँ हो गया. A system does 200 kilojoule work and 100 kilojoule heat is given out. इधर देखो, does work is done by the system, तो माइनस 200 किलोजूल तो हीट उसने वर्क की फॉर्म में दे दी, और साथ में हीट गिवन आउट माइनस 100 हीट भी बाहर दे दी, तो ये सब इंटरनल एनर्जी की कॉस्ट पे हुआ. इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस बाय 300 किलोजूल. माइनस साइन का मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई. अब हमें वर्क की भी टाइप पता होनी चाहिए कि वर्क, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है. अगर हमारा पाथ रिवर्सिबल पाथ है या इरिवर्सिबल पाथ है, तो वर्क तो अलग अलग होगा. इलेक्ट्रिकल वर्क है वो कुछ और होगा, मैकेनिकल वर्क है कुछ और होगा. तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज वर्क. यहाँ तक क्लियर हो गया इंटरनल एनर्जी? थर्ड टर्म इज वर्क. इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट. वर्क इज डिफाइंड as the product of force and displacement. और यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर.
और इसी को हम क्या कहते हैं, जूल्स। 1 joule work, 1 Newton force displaces 1 meter, so that is called, that will be equal to 1 joule. ऐसे ही अर्ग्स में लेते हैं वर्क, तो 1 erg will be 10 raised to power minus 9 या 7 joules. 1 erg will be 10 to minus 7 joule. ये तो नॉर्मल हमने वर्क की को डिफाइन किया है। अगर ये ग्रेविटेशनल वर्क है तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ग्रेविटेशनल वर्क, कोई मास हम किसी हाइट तक लेकर जा रहे हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो mgh जरूर पढ़ा होगा तुमने, कितनी हाइट तक कितना मास लेकर गए, तो दैट विल बी द वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल वर्क हो। और यहाँ h है, हाइट का डिफरेंस, कितनी हाइट तक लेकर जा रहे हैं, डेल्टा h। mgh में h को हम लिख सकते थे h2 माइनस h1, कितनी हाइट तक ये डिस्प्लेसमेंट करवाएंगे। अर्थ का जो फोर्स है mg इज द फोर्स exerted by gravity of earth, and h उसके अगेंस्ट कितनी हाइट तक लेकर गए, that is the gravitational work। पर अभी हम थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क करेंगे मेनली वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क करेंगे, बट एक फॉर्म वर्क की इलेक्ट्रिकल वर्क भी है। बैटरी से कुछ पोटेंशियल पास हुआ और उससे हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी मिली, दैट विल बी द इलेक्ट्रिकल वर्क। तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिकल वर्क की बताती हूँ, हालांकि यूज हम यहाँ पर मेनली करने वाले हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। हाँ जी, ये स्लाइड होगी सबकी। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्क की। इस तरह का वर्क हम कब कहते हैं? When charge flows through a conductor, across the conductor, from one potential region to another. किसी जैसे 2 वोल्ट पोटेंशियल हमने अप्लाई किया और उसके अगेंस्ट चार्ज फ्लो हुआ, तो उसकी वजह से जो वर्क हुआ दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल वर्क। तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रिकल वर्क इज said to be done when charges flows across the conductor from one potential difference, one potential region to another. अब चार्ज फ्लो हो रहा है, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज फ्लो हुआ अगेंस्ट 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 वोल्ट का पोटेंशियल हमने लगाया, तो जो इलेक्ट्रिकल वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? 1 कूलम वोल्ट के बराबर। और कूलम वोल्ट क्या होता है? जूल। तो that work will be equal to 1 joule. तो इलेक्ट्रिकल वर्क इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल इनटू चार्ज। चार्ज इनटू एनर्जी लेते हैं ना, वर्क इज चार्ज इनटू एनर्जी। चार्ज यहाँ पर कूलम से मान लो Q चार्ज है, इनटू V वोल्टेज हमने अप्लाई किया, तो दिस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क। तो लिख लीजिए, इफ चार्जेस आर expressed in coulomb and the potential difference in volt, then the electrical work will be potential difference into charge.
चार्ज अगर हम Q में लिख रहे हैं और पोटेंशियल डिफरेंस V में लिख रहे हैं, दिस विल बी इलेक्ट्रिकल वर्क, W इज V into Q। और वोल्ट कूलम को हम जूल कहते हैं, वोल्ट कूलम है जूल। तो 1 वोल्ट पोटेंशियल हमने अप्लाई किया और 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम कहेंगे कितनी इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, 1 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन। अगर मान लो हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। अगर सिस्टम ही बैटरी हो, अगर हमारी बैटरी ही सिस्टम है, तो बैटरी इज डूइंग वर्क, तो देन वर्क विल बी डन बाय द सिस्टम। तो दोनों तरह से हो सकता है ना, हम किसको स्टडी कर रहे हैं हमें इसको लेना हो। ये पॉइंट समझ में आया? अब जरा ध्यान से सुनिए। तुम्हें पता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है कितना चार्ज कैरी करते हैं? चार्ज कैरिड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 10⁻19 कूलम। और एवोगैड्रोस नंबर मतलब 1 मोल का चार्ज कितना हुआ? 96,500। हाँ, जो भी है, साइन तो प्लस माइनस कुछ भी हो जाएगा। 96,500 कूलम। और इसको हम क्या कहते हैं? 1 फैराडे। 1 फैराडे पहले भी बताया था मैंने। So charge carried by 1 mole of electron is 1 Faraday. If n mole electron flows, then the total charge will be NF. Total charge will be NF. तो अगर किसी केमिकल प्रोसेस में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल वर्क विल बी NF E नॉट ऑफ सेल। या E नॉट क्या है? टोटल वोल्टेज जो किसी भी सेल से हमें रिसीव हुई या सेल ने सेल को दी। नॉट का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन। E नॉट इज potential under standard condition। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या है? यहाँ पर 1 बार प्रेशर और टेम्परेचर 25 डिग्री। थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड कंडीशन 25 डिग्री होती है, 298 केल्विन। NF चार्ज, अगर टोटल चार्ज NF है तो चार्ज इनटू वोल्टेज हुआ ना, चार्ज इज NF और इतना वोल्ट हमने पोटेंशियल लगाया, तो NF इंटू E नॉट, ये क्या हो गया? टोटल इलेक्ट्रिकल वर्क। 273 वो गैसेस के लिए लेते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में स्टैंडर्ड कंडीशन ये लेती है। अगर मान लो कोई लिक्विड है तो 1 मोलर कंसेंट्रेशन। E नॉट इज द पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। E किसी भी गिवन कंडीशन पे। वन बार प्रेशर, 1 मोलर कंसेंट्रेशन, 25 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है? हाँ निर्मल जरा AC बंद करना। 1 बार प्रेशर, 1 मोलर कंसेंट्रेशन, 1 कैपिटल M और टेम्परेचर 25 डिग्री। ये कुछ नहीं है, यही कह रहे हो। इलेक्ट्रिकल वर्क इज चार्ज इनटू E, तो चार्ज हो गया हमारा NF और ये हो गया E नॉट। हाँ प्लीज, 25 डिग्री का मतलब 298 केल्विन। सो प्लीज यहां तक आ गया। अब सुनिए ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक फ्यूल सेल है, फ्यूल सेल में हम कंबस्शन करवा रहे हैं। तुम्हें पता है जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होती है।
कंबशन से जो एनर्जी हमें मिली, हमने उसको इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट करना है। एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो एक कंबशन रिएक्शन हम किसी सेल में करवा रहे हैं और मान लीजिए वहां मीथेन का कंबशन कर रहे हैं। सपोज इन अ फ्यूल सेल मीथेन इज यूज्ड एज ए फ्यूल। और इसकी कंबशन से जो एनर्जी है वो हम कुछ वोल्टेज उससे अचीव हुआ और हमें इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है। ये है सपोज इन अ फ्यूल सेल मीथेन इज यूज्ड एज ए फ्यूल and the voltage by this process is found to be 2 volt. फ्यूल सेल में हमने केमिकल रिएक्शन करवाई और उसे जो एनर्जी मिली उसे इतना वोल्ट क्रिएट हुआ 2 volt. How much electrical work is done? How much electrical work is done by the cell? Fuel cell है, it does work. How much electrical work is done? Work is done तो साइन नेगेटिव आ गया। अब मुझे बताओ n क्या है? n यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। ये रेडॉक्स रिएक्शन है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज। अगर तुम यहाँ ऑक्सीजन देखो, 4 ऑक्सीजन एटम है, 2O2 का मतलब 4 एटम्स। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज 0 है, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है ना। इन दोनों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। सो इसका मतलब एवरी ऑक्सीजन चेंजेस फ्रॉम 0 to -2 स्टेट। 4 एटम है ऑक्सीजन के, 4 एटम अगर -2 स्टेट पे जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन बाय ईच ऑक्सीजन। तो 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेंगे? 8। तो व्हाट विल बी n? इतने कूलम चार्ज, इतने फेराडे चार्ज पास होगा। दोबारा से देखो, मीथेन, मीथेन में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -4 है ना। 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की +4 है तो कार्बन की कितनी हुई? -4। CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पता है तुम्हें? कैसे निकालते हैं? कार्बन की x है, हर एक ऑक्सीजन की -2 है, टोटल इज 0 तो x विल बी +4। तो इसमें कार्बन की है +4। इसका मतलब मीथेन का कार्बन -4 से +4 में जा रहा है। ऐसा करने के लिए मीथेन ने क्या किया होगा? -4 से +4 में जाने के लिए फिर लूज 8 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय कार्बन इज 8 हो गया। ऑन द अदर साइड अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो दूसरा गेन करेगा, और गेन कौन कर रहा है? ऑक्सीजन। 2O2 का मतलब 4 एटम है ऑक्सीजन के। एवरी ऑक्सीजन चेंजेस फ्रॉम 0 to -2 स्टेट। अगर एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 4 ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 8। मतलब मीथेन ने जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए ऑक्सीजन ने उतने ही गेन किए। एक रिडॉक्स रिएक्शन तभी बैलेंस मानी जाती है जब इलेक्ट्रॉन लॉस शुड बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन। एन किसी का भी ले लो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। इस पूरी प्रोसेस में मीथेन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, कार्बन की, ऑक्सीजन की भी चेंज हो रही है। 0 से माइनस में जा रहा है ऑक्सीजन, राइट। तो बेटर है कंबशन रिएक्शन में हम ऑक्सीजन को ही देख लें। वो रिएक्शन बैलेंस नहीं होती। रिडॉक्स रिएक्शन सिर्फ हिट एंड ट्रायल से बैलेंस नहीं होती। रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस तभी होती है जब इलेक्ट्रॉन लॉस्ट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन। तो कंबशन रिएक्शन में हम जितना ऑक्सीजन यूज हो रहा है वहीं से पता चल जाता है। तो इस केस में n will be 8, F is 96,500 coulomb and E naught is 2 volt. So how much joules of work is done? Into 2 joule. आप देख लीजिए कितना आ रहा है। जो भी है, this much of work is done by this fuel cell.
सो एक केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना बहुत इजी है, बस उसमें हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट इन दिस रिएक्शन। और अगर कोई कंबस्शन रिएक्शन दिया हुआ है तो जस्ट तुम हिट एंड ट्रायल से रिएक्शन बैलेंस करो और ऑक्सीजन का नंबर देख लो, जितने O2 यूज हुए, जितने ऑक्सीजन एटम यूज हुए, उसके डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लिए होंगे, बिकॉज एवरी ऑक्सीजन विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी। ये समझ में आया? चलो देखते हैं कितना तुम्हें समझ में आया। अगर ये मिथेनॉल होता, इफ द फ्यूल इज मिथेनॉल, तब एन क्या होता, मुझे ये बता दो बस। When methanol is used in fuel cell instead of methane, what will be N? लिखो जरा बैलेंस रिएक्शन। मिथेनॉल का कंबस्शन CO2 एंड वाटर में, और ऑक्सीजन कितनी यूज हो रही है, 3/2। यहां भी है ना एक ऑक्सीजन, 3/2 O2 है। 3/2 O2 का मतलब कितने एटम, 3 एटम। 3 एटम का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन। इधर वाली ऑक्सीजन तो ऑलरेडी -2 है, कंपाउंड में है ना, आगे समझे। तो N विल बी 6। तुम चेक करना, कार्बन में भी 6 ही आएगा, तुम करके देखो जरा। मिथेनॉल में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सपोज कार्बन इज X, हाइड्रोजन की स्टेट हमेशा हम क्या लेते हैं, 1, ऑक्सीजन इज -2, टोटल इज 0, व्हाट इज X। और CO2 में कार्बन की स्टेट क्या है, -2 से +4, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 0, 4 और लूज करके +4, तो टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट बाय कार्बन इज 6। ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता है, जितने इलेक्ट्रॉन वो फ्यूल लूज कर रहा है ना, ऑक्सीजन उतने ही गेन करती है, तो N विल बी 6। तो इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना बहुत इजी है किसी भी केमिकल रिएक्शन। अब जैसे गैल्वेनिक सेल है, पढ़ा है? अच्छा कोई बात। गैल्वेनिक सेल में जिंक और कॉपर सल्फेट यूज करते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ी होगी ना, ये है। व्हाट इज N, व्हाट इज N फॉर दिस रिएक्शन। इसका E0 आता है 1.1 वोल्ट। अब बताइए इलेक्ट्रिकल वर्क कितना हुआ गैल्वेनिक सेल में। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब हमने ये 1 मोलर लिया, ये भी 1 मोलर लिया, गैस तो है नहीं, प्रेशर का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इस सेल का पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय दिस गैल्वेनिक सेल। मुझे N बताओ क्या है, इतना टाइम। जिंक +2 में गया, कॉपर +2 से 0 में गया। जिंक ने क्या किया है, सल्फेट तो स्पेक्टेटर है ना, सल्फेट का कुछ नहीं किया सल्फेट ने। जिंक 0 से एलिमेंटल स्टेट से +2 स्टेट में जा रहा है कि नहीं। और कॉपर सल्फेट में कॉपर पर चार्ज +2 है, प्रोडक्ट साइड में कॉपर पर चार्ज 0 है। जिंक इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड कॉपर सल्फेट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन विल बी 2। तो अब यहाँ इलेक्ट्रिकल वर्क क्या हुआ, W इलेक्ट्रिकल क्या हुआ, -2 इंटू 96,500 इंटू 1.1 वोल्ट। कूलम वोल्ट का मतलब कितनी एनर्जी हो गई, जूल्स में एनर्जी। तो ये है गैल्वेनिक सेल से इतना इलेक्ट्रिकल वर्क होगा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। मुझे बताओ इलेक्ट्रिकल वर्क समझ में आया। चार्ज का फ्लो हो रहा है, इतना वर्क हो रहा है, मतलब इससे हम कोई भी अप्लायंसेस में जो वर्क, अगर वो हमारी मशीन जो है 100% परफेक्ट होती तो इतना वर्क हम उससे अचीव कर सकते थे। मुझे बताओ यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं जो मेन वर्क तुम यूज करने वाले हो थर्मोडायनामिक्स में, वो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, दैट इज मैकेनिकल वर्क। तो नेक्स्ट आते हैं हम मैकेनिकल वर्क। ये जब तुम रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करोगे तो N का और ज्यादा तुम्हें पता चलता जाएगा। मैकेनिकल वर्क
और प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अगर मान लो एक्सटर्नल प्रेशर और सिस्टम का प्रेशर सेम ना हो तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी, या कंप्रेशन होगा, या एक्सपेंशन होगा। इसी वर्क को हम ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क या मैकेनिकल वर्क कहते हैं। तो लिख सकते हैं इफ external pressure, that is P external, and the pressure of system P are not equal, there will be expansion और compression. कंप्रेशन कब होगा? जब एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो, और एक्सपेंशन कब होगा? जब एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया जाए। जैसे ही वेट हमने ऊपर से हटाए, पिस्टन रेस किया, एक्सपेंशन हो गया। वेट और रख दिए, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा कर दिया, कंप्रेशन हो गया। अगर ये चेंजेस, प्रेशर के चेंजेस बहुत ही स्मॉल करते तो ये पाथ कौन सा होता? रिवर्सिबल। अगर ये अब्रप्ट होते तो ये पाथ क्या होता? इरिवर्सिबल। और दोनों में ही वर्क डन डिफरेंट होगा, बिकॉज वर्क इज ए पाथ डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, वर्क इज पाथ डिपेंडेंट। सो अंडर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल पाथ, बातें बंद। अंडर reversible and irreversible path, work done will be different. अगर कंप्रेशन हो तो वर्क का साइन क्या लेते हैं? कंप्रेशन में क्या होता है? वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। तो W का साइन हम लेते हैं पॉजिटिव। ऐसे ही एक्सपेंशन में नेगेटिव। एक्सपेंशन में वर्क इज डन बाय द सिस्टम एंड साइन फॉर वर्क विल बी नेगेटिव। तो ये दो चीजें याद रखिएगा। बाय द गैस ऑन द सराउंड। अभी जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, जहां भी प्रेशर वॉल्यूम की बात आती है, इसका मतलब सम गैसेज आर इन्वॉल्व। तो अगर किसी गैस में एक्सपेंशन हुआ, then gas is doing work on surrounding. Work is done by the gas on the surrounding. ठीक है? कंप्रेशन हुआ तो इसका रिवर्स हो जाए। अब सबसे पहले हम इरिवर्सिबल पाथ की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये क्लियर हुआ? चले आगे। अब जैसे कि मान लीजिए ये गैस सिलेंडर है और ये इसका इनिशियल वॉल्यूम था। ये पिस्टन लगाया हुआ है हमने, कुछ वेट रखा हुआ है, और ये इसकी फाइनल स्टेट है, यहां तक जाना है। अगर पाथ इरिवर्सिबल है मतलब चेंज जो है सिंगल स्टेप में किया है। इफ change is achieved in single step, work done will be force into displacement. इतना डिस्प्लेस होना है उसको, बी इनिशियल से बी फाइनल पे जाना है। तुम्हें याद होगा गैसियस स्टेट में हमने किया था, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, देन फोर्स विल बी प्रेशर इनटू एरिया।
तो अब यहाँ पर अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं, देन वर्क विल बी प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एल. दिस इज एरिया, this is displacement. Area into displacement is change in volume. ये था ना, ये सारा change in volume. So area into L, that is change in volume, that is V final minus V initial या delta V. It is P delta V. P delta V. अब यहाँ देखें, इस केस में V इनिशियल से V फाइनल में जब हम जा रहे हैं, जो चेंज है वो तो पॉजिटिव है, डेल्टा V इज पॉजिटिव, बट इन दिस केस एक्सपेंशन हो रहा है, देन वर्क इज डन बाय द सिस्टम. तो बाय कन्वेंशन हमें इसका साइन क्या लेना चाहिए था? नेगेटिव. तो यहाँ पर हमें साइन क्या लेना होगा? नेगेटिव. वर्क ऑफ एक्सपेंशन माइनस P डेल्टा V. तो हमेशा हम ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क को विद नेगेटिव साइन ही यूज करते हैं, क्योंकि अगर ये कंप्रेशन होता तो हमारी फाइनल स्टेट का वॉल्यूम कम होता, तब डेल्टा V नेगेटिव आता, तो नेगेटिव नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव हो जाते. तो जस्ट इस कन्वेंशन को प्रूव करने के लिए हम प्रेशर वॉल्यूम वर्क में हमेशा साइन क्या लेते हैं? नेगेटिव, माइनस P डेल्टा V. और ये वर्क कौन सा है? वर्क इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल वर्क में थ्रू आउट P प्रेशर इज कांस्टेंट. एक इसी प्रेशर के अगेंस्ट ये वॉल्यूम का चेंज हो रहा है. In case of expansion, please, in case of expansion, V final minus V initial is positive. और compression में V initial minus V final होगा ना चेंज, it is negative. तो डेल्टा V एक एक्सपेंशन में पॉजिटिव है, कंप्रेशन में नेगेटिव है, तो हमारा वर्क का साइन सारा उल्टा हो जाएगा. तो हमेशा हम इसमें वर्क ऑफ एक्सपेंशन में विद साइन क्या लेते हैं? माइनस P डेल्टा V. P यहाँ पर कौन सा? एक्सटर्नल प्रेशर. ये था इरिवर्सिबल पाथ. अभी तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं ना, हम इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जा रहे हैं. अगर कंप्रेशन होता तो हमारी इनिशियल स्टेट ये वाली होती, फाइनल स्टेट ये वाली होती. हम यहाँ फाइनल माइनस इनिशियली कर लेते हैं, दैट इज नेगेटिव. हाँ, फाइनल एक्सपेंशन में फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है ना, तो ये जो इसका डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा. कंप्रेशन में फाइनल जो वॉल्यूम है वो कम है. हाँ, नीचे नेगेटिव साइन होगा ना, V फाइनल माइनस V इनिशियल. हाँ नहीं, V फाइनल माइनस इनिशियली कर. अब देखिए, इरिवर्सिबल पाथ एक तो ये वाला पाथ है कि हमने सडनली प्रेशर को चेंज कर दिया, कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट ये एक्सपेंड हो रहा है थ्रू आउट, राइट. या फिर जैसे लास्ट क्लास में कोई पूछ रहा था 3-4 स्टेप में करवाएंगे चेंज, तब ये पाथ कौन सा होता? देखिए जरा इधर प्लीज, ये क्लियर है? इरिवर्सिबल पाथ को हम ऐसे भी कह सकते थे, जैसे ये PV ग्राफ है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट, V इनिशियल V फाइनल, और ये वॉल्यूम था सपोज 1 लीटर और ये वॉल्यूम है 4 लीटर, और ये प्रेशर है यहाँ पर 2 एटमॉस्फेयर, यहाँ पर है 1 एटमॉस्फेयर. बताइए डेल्टा वर्क डन क्या आएगा? ये पाथ कौन सा है? इरिवर्सिबल. कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट ये वॉल्यूम का चेंज हो रहा है. दिस इज द वर्क इरिवर्सिबल. माइनस P डेल्टा V, कि कौन से प्रेशर पर ये वर्क हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से हो रहा है ना, A से B का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. किस प्रेशर के अगेंस्ट ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 2 एटमॉस्फेरिक पर. और चेंज इन वॉल्यूम कितने का हुआ? फाइनल वॉल्यूम 4 लीटर था, इनिशियल वॉल्यूम 1 लीटर था, चेंज कितने का हुआ? 3 का हुआ. यूनिट क्या हुई? एटमॉस्फेयर लीटर. तो हाउ मच वर्क इज डन? -6 लीटर एटमॉस्फेयर.
-6 liter atmosphere work will be done. समझ में आया इस ग्राफ से? अब इसको अगर हम एसआई यूनिट में चेंज करें, जूल्स में चेंज करें, तो कैसे करेंगे? वन लीटर एटमॉस्फेयर कितने जूल्स के बराबर होगा? वन एटमॉस्फेयर कितने पास्कल के बराबर होता है? 10⁵ 10132 और 1 लीटर कितने मीटर क्यूब के बराबर होता है? -3। तो ये क्या आ जाएगा? 101.325। So 1 liter atmosphere will be 101.325 joules. लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर दें, एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज कर दें, तो ये वर्क हमारा जूल्स में आ जाएगा। तो देखिए जूल्स में कितना आया, मल्टीप्लाई कर दें इसको। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर कैलोरीज में करना होता तो क्या करते? इनटू, थोड़ी डिवाइड करेंगे कैलोरीज के लिए। जूल्स को कैलोरीज में चेंज करना है तो डिवाइड करेंगे 4.18 से, तो ये आ जाता है 24.2। तो ये डायमेंशन याद रखिएगा, ये वाली यूनिट। 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज 101.325 जूल्स और 24.2 कैलोरीज। तो आंसर जिस यूनिट में भी पूछा जाए उसमें लिख सकते हैं आप। तो इतने लीटर का एक्सपेंशन हुआ, इस प्रेशर के अगेंस्ट हुआ, दिस विल बी द इरिवर्सिबल वर्क जो नेगेटिव आया। अब यहां से यहां जाते हैं अगर हम, सी से डी, सी से डी जाने में कितना वर्क हुआ? वर्क सी टू डी। पहले तो ये क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है, साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। किस प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है ये? 1 एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट। डेल्टा वी यहाँ क्या आएगा? 4 लीटर से 1 लीटर हो रहा है। ये -3 था ना, इसीलिए टोटल वर्क कितना आया? 3 लीटर एटमॉस्फेयर। 3 लीटर एटमॉस्फेयर वर्क, या इसको 101 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जूल्स में आ जाएगा वर्क। तो ए से बी में वर्क ऑफ एक्सपेंशन ज्यादा हुआ ना, वर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम हुआ। ये समझ में आ रहा है? ए से बी में इरिवर्सिबल वर्क है, सी से डी में भी इरिवर्सिबल वर्क है। सो लिसन, ये हमारी इनिशियल स्टेट थी ए, यहां से सिस्टम बी पे गया। एक मिनट, ये लिख लिया ना सबने? अब बी से वो सी में आया, वर्क डन विल बी 0 क्योंकि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ। सी से डी में फिर वर्क हुआ और डी से ए में वर्क फिर से क्या हुआ? 0। तो इस पूरे साइकिल में वर्क डन क्या हुआ? 0 थोड़ी हुआ। अब देखिए वर्क टोटल, इट इज वर्क फ्रॉम ए टू बी प्लस वर्क फ्रॉम सी टू डी, यही है। अब ए टू बी में वर्क कितना हुआ? -6 लीटर एटमॉस्फेयर। और सी टू डी में कितना वर्क हुआ? 3 लीटर एटमॉस्फेयर। नेट क्या हुआ? -3 लीटर एटमॉस्फेयर, या -3 इंटू 101.325 जूल। एक सेकेंड, हम एक स्टेप की बात कर रहे हैं। यहां से यहां पर कितना वर्क हुआ, यहां से यहां पर कितना वर्क हुआ, पूरे साइकिल में नेट वर्क हुआ कितने जूल के बराबर हुआ? अराउंड 303 जूल्स। इस पूरे साइकिल में 303 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। इधर जरा ध्यान से सुने इसको, 303 जूल्स ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और ये साइक्लिक प्रोसेस है, दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। और साइक्लिक प्रोसेस में क्या है? इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 है, इनिशियल टेम्परेचर वही आ गया है।
सिस्टम जितना वर्क करेगा उतनी हीट सराउंडिंग से ले लेगा। इसका मतलब यहाँ पर हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, ये -303 जूल। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम will be plus 303 joule। 303 जूल, क्योंकि ये प्रोसेस साइक्लिक है जिसमें सिस्टम से ना कुछ जाता है ना सिस्टम में कुछ आता है। सिस्टम जितना काम करता है उतनी हीट वो सराउंडिंग से ले लेता है और उतनी ही सराउंडिंग पे वर्क कर देता है। मुझे बताओ ये साइकिल समझ में आया? इस साइकिल में दो जगह पर वर्क हुआ, एक में एक्सपेंशन का, दूसरे में कॉन्ट्रैक्शन का, पर ओवरऑल एक्सपेंशन में ज्यादा वर्क करना पड़ा क्योंकि वहां पी एक्सटर्नल ज्यादा था। मुझे बताओ ये सिंगल स्टेप प्रोसेस है, ए से बी में एक प्रोसेस स्टेप था, सी से डी का भी एक स्टेप था। यहां तक कोई डाउट? अब अगर ये कुछ ऐसा होता, देखिए इधर ये लिख लिया सबने, तो अगली सिचुएशन देखते हैं हम इस पीवी ग्राफ में ही। लास्ट स्लाइड, ओके देखें। हाँ जी लिख लिया सबने? ओके प्लीज देखिए जरा, ये है फिर से पीवी ग्राफ, बातें नहीं। हमारा ये इनिशियल स्टेट थी, यहां से ये चेंज हुआ, इनिशियल से फाइनल स्टेट पे जाना है। ये है इनिशियल स्टेट और ये है फाइनल स्टेट, पर ये हमारा डिफरेंट स्टेप्स में हुआ। वर्क कितना हुआ देखिए जरा, फर्स्ट स्टेप में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सेकंड में नहीं हो रहा, यहां पर हो रहा है, यहां पर हो रहा है। दीज आर द 3 स्टेजेस जिसमें वर्क हुआ। इसको हम ए से बी, सी से डी, डी से ई। तो ये मल्टीपल स्टेप है पर पाथ जो है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ये भी वर्क इरिवर्सिबल होगा। दिस इज वर्क ए टू बी प्लस वर्क सी टू डी प्लस वर्क डी टू ई। इसको अगर हम ऐड कर दें हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो हम अगर डिफरेंट स्टेजेस पे वर्क कर रहे हैं पर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप है, जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट हो रहा है ना, तो इसको भी इरिवर्सिबल पाथ कहेंगे। हाँ बोलो क्या? चलो चेंज कर देते हैं, ई एफ कर दो। हाँ ठीक है ई एफ। तो अब इसके बाद तो हमें प्रेशर और वॉल्यूम पता होना चाहिए था हर स्टेप में। बातें नहीं प्लीज। लेकिन अगर सपोज ये चेंज इनिशियल से फाइनल स्टेप वही था पर ऐसे जाते तो ये पाथ कौन सा होता? रिवर्सिबल। हर स्टेप पर प्रेशर चेंज हो रहा है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, infinite number of steps are involved. So this is reversible path. Number of steps infinite है, हर स्टेप पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहा है। So if pressure is not constant throughout the change, तो पाथ कौन सा है? रिवर्सिबल पाथ। प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप हो, स्लो चेंज हो वो रिवर्सिबल पाथ होता है, अब्रप्ट चेंज हो, सडन चेंज हो वो इरिवर्सिबल पाथ। If pressure is not constant, changes at every step, तो पाथ रिवर्सिबल पाथ है। तुम्हें ये दोनों ग्राफ में डिफरेंस समझ में आ रहा है?
तो इरिवर्सिबल पाथ सिंगल स्टेप भी हो सकता है, मोर देन वन स्टेप भी हो सकता है, बट फाइनाइट स्टेप्स शुड बी इन्वॉल्व। 2 स्टेप हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, बट जो डिस्प्लेसमेंट है दैट टाइम प्रेशर इज कांस्टेंट। इन एवरी डिस्प्लेसमेंट एक्सटर्नल प्रेशर इज कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर हर स्टेप पर प्रेशर जो है चेंज हो रहा है। सो इनिशियल से फाइनल स्टेप स्टेज पर हमारे सामने 2 तरीके हैं जाने के, रिवर्सिबल पाथ से भी और इरिवर्सिबल पाथ से। जैसे इसी में देखो, पहले ए से यहाँ आए और यहाँ से बी पे गए, बट ये वाला पाथ था जो ब्लैक लाइन से हमें दिखाया है, वो कौन सा पाथ है? इरिवर्सिबल। और इस स्टेप में तो वर्क हुआ ही नहीं, वर्क तो यहाँ से यहाँ पे हुआ, यह आ जाएगा माइनस पी डेल्टा वी, लेकिन रिवर्सिबल में हमें निकालना पड़ेगा। वैसे अभी इसको देख के पता चल रहा होगा एरिया अंडर द ग्राफ किसमें ज्यादा आ रहा है? रिवर्सिबल में आ रहा है। तो वर्क डन इन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज मोर देन दैट ऑफ इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। हमेशा नहीं, इस केस के अंदर हम बता सकते हैं। अब जरा रिवर्सिबल पाथ में वर्क कैसे निकालें, तो नेक्स्ट लिखिए, वर्क अंडर रिवर्सिबल पाथ, W रिवर्सिबल। इधर देखिए, अगर कोई सिस्टम, आते नहीं आर्यन, इधर देखो, अगर कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल स्टेप पर जा रहा है, इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम पर जा रहा है बाय इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, तो हमें सारे स्टेप्स का वर्क ऐड करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, पर इसके लिए हम इंटीग्रेट कर सकते हैं ना उसको, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के लिए। सो इट इज V इनिशियल, V फाइनल, P एक्सटर्नल, डेल्टा V। जो छोटा छोटा सा वर्क हमने किया अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, उसको इनिशियल से फाइनल स्टेज के लिए सारे वर्क को ऐड करने से बेटर है हम उसको इंटीग्रेट कर दें इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम के लिए। अब जब इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है एक और चीज, P एक्सटर्नल इज ऑलवेज इक्वल टू P इंटरनल। रिवर्सिबल पाथ में इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर हर स्टेप पर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, याद है ना, बताया था, बहुत थोड़ा थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो हम यहाँ कह सकते थे P एक्सटर्नल विल बी P इंटरनल। एक मिनट इस चीज को ध्यान से सुन लें, P इंटरनल गैस है अंदर, और P इंटरनल इज PV इज nRT। तो P इंटरनल को हम क्या कह सकते थे? nRT बाई V, n कांस्टेंट है, RT है उस स्टेज पर जो भी वॉल्यूम भी है। तो यहाँ पर P एक्सटर्नल कैन बी रिप्लेस्ड बाय nRT बाई V। nRT तो कांस्टेंट है, V इनिशियल, V फाइनल, 1 बाई V dV, हाँ माइनस भी है। और इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये आता है ln V2 बाई V1 माइनस nRT ln V2 बाय V1, और ln log बेस E, इसको log बेस 10 में चेंज करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करना होगा 2.303 से, nRT 2.303 log V2 बाय V1। ये फॉर्मूला आ गया हमारा किस वर्क का? वर्क रिवर्सिबल। समझ में आइए, रिवर्सिबल पाथ में एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर क्योंकि सेम होते हैं, तो P एक्सटर्नल विल बी P इंटरनल। किसी भी गैस का प्रेशर हम यहाँ से निकाल सकते थे nRT बाई V से, nRT कॉमन है, तो 1 बाई V dV, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा ln V2 बाई V1, और log बेस E को log बेस 10 में चेंज किया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई किया 2.303 से। तो अगर हमें रिवर्सिबल पाथ निकालना है तो हमें इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पता होगा, और ये आइसोथर्मल पाथ है तो T कांस्टेंट रहेगा, यहां से हम वर्क रिवर्सिबल निकाल सकते हैं। ln जो है log बेस E है, जो हमारी log टेबल है वो log 10 पर बेस्ड है, तो ln को जब हम log में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम 2.303 से।
log V2 by V1। इधर देखें, समझ में आइए सबको, लिख लिया ये। And W reversible is minus 2.303 nRT log V2 by V1। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, तुम्हें पता है V1 by V2 is P1 by P2, नहीं P2 by P1, रिवर्स होता है ना, P1 by V2 is P2 by P1। तो इस फॉर्मूले में हम, क्योंकि तुम्हें पता है हर स्टेज पर वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, तो log V2 by V1 की जगह P1 by P2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आइडियल गैसेस के लिए V1 by V2 विल बी P2 by P1 या V2 by V1 विल बी P1 by P2। सो W रिवर्सिबल के लिए दोनों ही फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है उस पर बेस्ड है। अब तुम यहाँ पहले वाले में देखो, अपने आप ही आ जाएगा if V2 is greater than V1, तो ये एक्सपेंशन है, और अगर ये एक्सपेंशन है वर्क नेगेटिव आना चाहिए, तो नेगेटिव आ रहा है। तो हमें यहाँ बार बार ये बताना नहीं पड़ता कि एक्सपेंशन के लिए कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जो भी वॉल्यूम है वो लिख दो, पता चल जाएगा। तो इधर देखिए, ये 3 पॉइंट A B C, दो पाथ है हमारे सामने। पाथ 1, पाथ 2, और हमें वर्क निकालना है। ये 1 एटमॉस्फेयर, ये 2 एटमॉस्फेयर, ये वॉल्यूम है 10 लीटर और ये वॉल्यूम है 40 लीटर। ये दोनों पाथ में वर्क निकालें, पाथ 1 और पाथ 2। पाथ 2 का वर्क निकालें। पाथ 2 कौन सा पाथ है? रिवर्सिबल। तुम्हारे इस फॉर्मूले में एक मिनट रुक जाए जरा, एनआरटी टी तो दिया ही हुआ, पर हमें पता है पीवी इज एनआरटी, तो एनआरटी की जगह हम क्या लिख सकते थे? पीवी प्रोडक्ट, जो कि थ्रू आउट सेम रहने वाला है। इस फॉर्मूले में भी एनआरटी को रिप्लेस कर सकते थे किससे? पीवी से। किसी भी स्टेज का पीवी ले सकते थे ना। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट का पीवी ले लो, इस एनआरटी की जगह इनिशियल स्टेट पे पीवी ले लो। क्या है इनिशियल स्टेट पर? पी 2, और प्रेशर कितना है? 10, वॉल्यूम कितना है? 10। सो 2 into 10, 2 into 10 एनआरटी के बराबर हो गया ना। ये 2 एटमॉस्फेयर है ए स्टेज पर, और ए स्टेज पर उसका वॉल्यूम है 10 लीटर। ए स्टेज पे तो दे रखा है ना 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर, बी पे तो 1 एटमॉस्फेयर है। हम यहाँ ए स्टेज को ले रहे हैं ना। ये पाथ टेम्परेचर आइसोथर्मल पाथ नहीं है, ठीक है, हम आइसोथर्मल पाथ की बात कर रहे हैं। तो देखिए, हाँ, स्टेज ए पर प्रेशर है 2 और वॉल्यूम है 10, तो पीवी प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू एनआरटी, तो ये 2 into 10 आ गया। लॉग V2 by V1 अगर हम लगाते हैं, या माइनस साइन कर देते हैं, V2 क्या था? 40 और V1 क्या था? 10। एक सेकेंड, ये जो मैं वैल्यूज लिख रही हूँ समझ में आ रही है? log 40 by 10 is log 4। एक सेकेंड, तुम्हें log की वैल्यूज कुछ पता है? नहीं, हाँ, ओके ओके ओके, एक मिनट, ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा है ये अप्लाई कैसे किया समझ में आ गया ना? अब एक सेकंड के लिए रुके, यहां तक तो आ गया ना? और अगर ये वर्क इरिवर्सिबल होता तो कैसे निकालते हैं? ए से बी में तो वर्क है ही नहीं, वर्क तो बी टू सी पे है। माइनस कौन सा प्रेशर था? 1, और डेल्टा वी कितना है? 30। ये इतने लीटर एटमॉस्फेयर, यूनिट तो यहाँ भी लीटर एटमॉस्फेयर ही आएगी ना, क्योंकि ये देखो यहाँ P into V,
लीटर एटमॉस्फेयर में ले रहे हैं और रेशो तो कैंसिल ही हो जाता है, तो ये लीटर एटमॉस्फेयर में पहला वर्क और ये दूसरा, इन दोनों में से वैल्यू जो है फर्स्ट वाले की ज्यादा आई करके, वैसे भी देख के लग रहा है। तो वर्क रिवर्सिबल में जो वर्क हुआ, दैट इज वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द वर्क ऑफ इरिवर्सिबल जो सिंगल स्टेप था। ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, नहीं बता रही हूं मैं अभी तो पहले ये क्वेश्चन तो पूरा कर लो, सॉल्व कैसे करना है बताती हूँ। अगर इस क्वेश्चन में तुम्हें टेम्परेचर दिया होता, मोल्स दिए होते, तो अब यहाँ एन और आर की वैल्यू लगाते, आर की जो वैल्यू लगाते उसी में वर्क आता। अगर तुम आर की वैल्यू 8.3 लगाते तो ये वर्क जूल्स में आ जाता। अगर तुम इसकी वैल्यू कैलोरीज में यूज करते, 1.98 होता है कैलोरीज, तब ये वर्क कैलोरीज में हो जाता। अगर इसको 0.082 लिखते तो ये वर्क लीटर एटमॉस्फेयर में हो जाता। क्लियर? अब सुनो ध्यान से जरा, लॉग की वैल्यूज कुछ इजी सा तरीका जिसमें बिना टेबल देखे भी तुम काफी आइडिया लगा सकते हो वर्क का, ये था log 2, इसकी वैल्यू होती है 0.3010। तो log 20 की वैल्यू क्या होगी, 2 डिजिट आ गए ना, 1.3010। अगर ये log 200 होता, एक्चुअली log 20 की वैल्यू कैसे आई, एक्चुअली log 20 इज 2 into 10, मतलब ये क्या होता, log 2 plus log 10। log 10 is 1, पता है, log 100 is 2, जितनी डिजिट है उसे एक कम कर दो वो वैल्यू आ जाती। 10 raised to power n लेते हैं ना, तो वो जो n है दैट इज द log वैल्यू। तो ये log 10 is 1, log 10 is 1, log 100 होता तो क्या होता है 10 raised to power 2, तो जो n है वो log की वैल्यू होती। तो log 2 होता है 0.3010, तो ये वैल्यू क्या आ गई 1.3010। कुछ पता चला? ऐसे ही अगर ये log 200 है तो 2 into 100 दैट इज log 2 प्लस log 10 raised to power 2, ये वैल्यू कितनी आ गई 2, ये 0.3010, तो ये वैल्यू क्या हो गई, तो log 200 की वैल्यू क्या हो गई 2.3010। पहले तो बताइए पॉइंट समझ में आया? अब ये वैल्यू, पहली वाली वैल्यू तो तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी। ऐसे ही log 3 की वैल्यू होती है 0.4771, तो log 30 की वैल्यू क्या हुई 1.4771। ठीक है, अब log 4 दैट मीन्स 4 is 2 raised to power 2, इसको ये भी लिख सकते थे 2 log 2। log 2 की वैल्यू 0.3010, तो ये क्या हो गया 0.6020। log 4 की वैल्यू 0.6010, तो log 40 की वैल्यू 1.6020। तो एक log 2 पता हो, एक log 3 पता हो। यहां तक आगे समझे? इसके बाद log 5 की वैल्यू भी आपको याद करनी पड़ेगी। ये रब कर दो ना साइड वाला, देख लिया ये? हाँ जी, तो log 5 होता है 0.6990, 0.6990, log 5 0.6990। थर्मोडायनेमिक्स में और इक्विलिब्रियम में यूज होती है log की वैल्यूज। log 5 0.6990। अब log 6 है 2 into 3, तो log 2 प्लस log 3, तो 0.3010 प्लस 0.4771, 0.77, हाँ 0.7781। ये तो अपने आप कैलकुलेट की जा सकती है ना। तो तुम्हें log 2, log 3, log 5 ये वैल्यू पता होनी चाहिए।
11 की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 10 तक पता चल जाती। log 7 होता है अराउंड 0.8, आई थिंक 0.8 समथिंग है, 0.84, हाँ इतना बहुत है। log 7, log 8 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 log 2, log 8 is 3 log 2, मतलब 3 into 0.3010, 0.9 हो गया। तो मेनली तुम्हें ये 3 वैल्यूज याद करने की जरूरत थी, log 2, log 3, log 5, log 7, ये 4 वैल्यूज। टू रेज टू पावर 3 है ना, 2 raised to power 3 is 8, so 3 log 2 हो गया वो। ऐसे ही 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 is 3 square, that is 2 log 3, तो 2 into log 3 की वैल्यू 0.4771, 0.95 समथिंग जो भी है। मुझे बताओ log 1 से 10 तक के बीच में सारी log की वैल्यूज इजीली निकाली जा सकती है, अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं। जैसे कि कहीं 2.9 लिखा होता तो उसको अप्रोक्सीमेटली 3 ले सकते थे ना, तो log 3 के बराबर वो वैल्यू होती। मतलब कहीं पर 2.9 का log हमें लेना है, we can take it approximately 3, इतना ही काफी है, इतना भी आ जाए तो बहुत है। हाँ जी, हो गया। तो जो भी पिछला क्वेश्चन हम कर रहे थे, हाँ जी यहाँ तक हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन में -2.303 और प्रेशर था 2 into 10, log 40/10 यही था। तो -2.303 into 20, log 40/10 is log 4, log 4.6 था। तो ये लीटर एटमॉस्फेयर में वर्क आ गया रिवर्सिबल पाथ का। और इसको अगर जूल्स में चेंज करना होता तो मल्टीप्लाई कर देते 101.325 से। एक सेकेंड प्लीज, बातें नहीं, यहां तक आया समझे। तो अभी सिंगल स्टेप में जो एक्सपेंशन का वर्क था वो रिवर्सिबल वर्क से कम आया था। अभी जो पिछला ग्राफ मैंने बताया था ये वाला, एक ये स्टेज थी और एक ये वाली स्टेज थी। वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन पाथ 2 इज ग्रेटर देन वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन पाथ 1, यही कंक्लूजन निकला। तो यहां से प्रूव हो रहा है ना दैट वर्क डिपेंड ऑन पाथ। इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों जगह सेम थी, पर पाथ डिफरेंट था तो वर्क की वैल्यू भी डिफरेंट है। अब सुनिए ध्यान से, इधर एक और हम स्टेज लेते हैं, यहां तक लिख लिया सबने प्लीज। ये आईआईटी में आया भी हुआ इस तरह का क्वेश्चन। ये ए से बी में जा रहे हैं और दूसरा इस तरह से जा रहे हैं। ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप है, ऊपर वाला जो पाथ है, इधर ब्लू से लिख देते हैं, ब्लू लाइन। तो मैं यहाँ देख के ही पता चल रहा होगा कि अब ये इरिवर्सिबल वाला वर्क ज्यादा आ रहा है। यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए ये प्रेशर था 2 एटमॉस्फेयर, ये 1 एटमॉस्फेयर, ये 0.5 एटमॉस्फेयर, यहाँ आ रहा है 0.3 एटमॉस्फेयर और यहाँ पर आ रहा है 0.25 एटमॉस्फेयर। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और वॉल्यूम का चेंज भी बताया जा रहा है। जैसे पहले वाले में यहाँ से यहाँ वॉल्यूम का चेंज है 0.8 लीटर,
यहाँ पर आ रहा है 1.2 लीटर, इधर आ रहा है मान लीजिए 2.2 लीटर और इधर भी 2 लीटर मान लीजिए। तो अब ये सारे स्टेप्स का जो वर्क है वो कैलकुलेट कर लें। यहाँ से इनिशियल और फाइनल स्टेज का भी वॉल्यूम दिया होगा। तो जब हम पाथ रिवर्सिबल ले रहे हैं तो हर स्टेप पर प्रेशर चेंज हो रहा है, पर इरिवर्सिबल में भी चेंज हो रहा है, लेकिन हर स्टेप का वर्क कितना आएगा। जैसे पहला वाला स्टेप का वर्क देखें तो 0.8 इंटू कितना हो गया 2, 0.8 लीटर का चेंज है, ये चेंज बता दो। ऐसे ही सेकंड वाले में आएगा 1 इंटू 1.2, तीसरे वाले में आ जाएगा 0.5 इंटू 2.2, लास्ट वाले में आ जाएगा 0.25 इंटू 2, और इन सारे वर्क को ऐड कर दो, दैट विल बी वर्क डन। तो ये जो पिछला मैंने बताया ना, वर्क ऑफ एक्सपेंशन इन रिवर्सिबल इज ग्रेटर देन द वर्क डन इन इरिवर्सिबल व्हेन देयर इज सिंगल स्टेप। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स हैं तो उसमें ज्यादा भी हो सकता है रिवर्सिबल में, जैसे कि यहाँ 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एक सेकेंड, 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये 0.3 आएगा। एक मिनट, 2.2 वाले में 0.5 है, यहाँ पर तो खत्म हो गया ना ये, अब तो इसके बाद कोई चेंज नहीं आ रहा, तो ये तो वर्क होगा ही नहीं। जहां डिस्प्लेसमेंट हुआ वर्क तो उसमें आएगा। मुझे बताओ ये फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप का कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? वर्क डन एंड, हाँ बोलो। ये भी निर्मल जरा एक एसी और बंद करना, हो गया ये? ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। इधर हमने कहा कि P वर्क डन विल बी P डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम। हमारा फॉर्मूला है PV इज NRT। सुनिए ध्यान से, P इनिशियल, N इनिशियल, अगर हम P कांस्टेंट रखते हैं, शुरू में वॉल्यूम V1 है N1 मोल्स के लिए, मान लीजिए उस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं, प्लीज जरा सुने ध्यान से। तुम्हें पता है वॉल्यूम को हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं, या तो मोल्स बढ़ा के या टेम्परेचर बढ़ा के। सपोज हमने पहली स्टेज थी इनिशियल स्टेज, जब वॉल्यूम V1 था और मोल्स N1 थे, कोई रिएक्शन हुआ, मोल्स बढ़ गए, प्रेशर को हमें कांस्टेंट रखना है, तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। तो अगर हम कहते हैं PV2 माइनस V1, तो ये क्या आ जाएगा RT N2 माइनस N1, मतलब डेल्टा NGRT, G मतलब गैस। तो वर्क ऑफ इरिवर्सिबल वर्क में P डेल्टा V कैन बी रिप्लेस्ड बाय डेल्टा NGRT। अगर किसी रिएक्शन में गैसियस नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं तो हम डेल्टा V को इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, देख लीजिए। वर्क इरिवर्सिबल विल बी माइनस डेल्टा NGRT, माइनस डेल्टा NGRT। जैसे कि अगर मान लीजिए एक रिएक्शन में अमोनिया डिकम्पोज हो रहा है, व्हाट विल बी वर्क इरिवर्सिबल। अगर किसी वेसल में हम अमोनिया का डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं अगेंस्ट कांस्टेंट प्रेशर, तो हाउ मच वर्क विल बी डन। इस रिएक्शन में डेल्टा NG क्या है, डेल्टा NG क्या है, बात एक बंद, इधर देखो जरा सामने, कितने मोल गैस ली थी 2 मोल, कितने मोल गैसियस प्रोडक्ट बने 4 मोल, चेंज इन गैसियस मोल कितना हुआ 2 मोल, मतलब जैसे ही 2 मोल गैस ज्यादा आई एकदम से पिस्टन ऊपर चला गया, तो -2 RT हो गया। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जहां गैसियस नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, कम होंगे तो पिस्टन नीचे आ जाएगा, अगर मोल ज्यादा हो रहे हैं तो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। कांस्टेंट प्रेशर पर अगर कोई केमिकल प्रोसेस हो रहा है, मतलब वहां मूवेबल पिस्टन लगाया हुआ है, तो एन वर्क डन विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा NGRT। ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको?
सेकेंड केस, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे हम। अभी तुम्हें जो पिछली क्लास में एक वर्कशीट मिली थी सब्जेक्टिव वाली, लास्ट क्लास में मिली थी ना, थर्मोडायनामिक्स की क्लास जब हुई थी, इससे पिछली क्लास में। ओके निर्मल, जरा सब्जेक्टिव वर्कशीट है अभी तो आज दे देना। कोई बात नहीं, पहले तुम ये पूरा टॉपिक तो पढ़ लो, मंडे को भी मैं क्लास नहीं करवाऊंगी। आज मत देना निर्मल, मंडे को यही करवाऊंगी। हाँ ये हो गया। अब सेकेंड स्टेज देखिए, मान लीजिए एक आइडियल गैस है, लिखना बंद करें और सुने ध्यान से। ठीक है, हो गया। हाँ लिसन, अगर कोई आइडियल गैस है और हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, एक्सपेंशन होगा। तो P डेल्टा V नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं किए, NR कांस्टेंट है, बट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब P डेल्टा V विल बी NR डेल्टा T। तो अगर एक आइडियल गैस का एक्सपेंशन हो रहा है सेम नंबर ऑफ मोल्स का, तब वर्क डन हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, वर्क इररिवर्सिबल। एक्सपेंशन है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ में? लिख लीजिए, इफ टेम्परेचर change in volume is due to change in temperature, if change in volume is due to change in temperature, then work irreversible will be minus NR delta T. So if change in volume is due to change in temperature, if change in volume is due to change in temperature, then work irreversible will be NR delta T. इससे पहले जो मैंने फॉर्मूला लगाया था वहां T कांस्टेंट था, कांस्टेंट टेम्परेचर के अगेंस्ट वर्क हुआ बिकॉज हमने नंबर ऑफ मोल्स चेंज कर दिए थे। कोई तो चेंज होगा तभी वॉल्यूम चेंज होगा ना। वॉल्यूम को चेंज करने के तरीके क्या है? दोनों ही चेंज आ जाएंगे फिर, मोल्स की वजह से भी और डेल्टा टी, डेल्टा एन डेल्टा टी। ठीक है, नाउ लिसन, अगर कहीं लिखा हो फ्री एक्सपेंशन, अगर कहीं लिखा हो फ्री एक्सपेंशन, मान लीजिए ये पार्टीशन वॉल है और इधर वैक्यूम है, होल कर दिया हमने, तो जो गैस है वो इधर जाएगी, आइडियल गैस है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, वर्क डन विल बी जीरो। अगर P एक्सटर्नल जीरो हो तो उसको हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं। लिख लीजिए, फ्री एक्सपेंशन इज expansion of gas in vacuum where P external is zero. P external is zero is called free expansion. कुछ भी अपोज करने के लिए नहीं है तो वर्क डन विल बी जीरो, W irreversible will be zero. चाहे इरिवर्सिबल होता है रिवर्सिबल, दोनों ही जीरो होंगे। नो वर्क विल बी डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन, नो वर्क विल बी डन ड्यूरिंग फ्री एक्सपेंशन। वर्क डन अंडर वैक्यूम। अगर मान लो फ्री एक्सपेंशन हो रहा है और हम हीट दे रहे हैं तो सारी की सारी हीट कहां जाएगी? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो अंडर दिस सिचुएशन हीट एब्जॉर्ब विल इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, क्योंकि कोई भी एनर्जी का पार्ट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा, तो सारी की सारी हीट क्या करेगी? इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। हीट एब्जॉर्ब होगी तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी।
अगर फ्री एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब कोई वर्क नहीं हो रहा और हम हीट दे रहे हैं, तो सारी की सारी हीट किस में काम आएगी? इट विल बी यूज्ड टू डू, इट इज यूज्ड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी बिकॉज नो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। नहीं तो मान लो हमने 500 किलो जूल हीट दी, उसमें से 100 वर्क में चली गई, तो बची हुई जो है 400 वही इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगी ना। लेकिन अगर फ्री एक्सपेंशन है, इसका मतलब वर्क की फॉर्म में एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो सारी की सारी हीट किसमें कन्वर्ट होगी? इंटरनल एनर्जी। हाँ, तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? चलते हैं, अगला स्टेप देखो, साइक्लिक प्रोसेस। यहां तक क्लियर है? ठीक है, लिख लिया सबने? लिख लिया? हाँ जी, तो साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू इज 0, कोई इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं हुआ। तो अब क्या होगा? हीट जो देंगे वो सारी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क। हीट एब्जॉर्ब will be equal to work done. Heat absorbed will be equal to work done by the system. समझ में आया? क्योंकि कोई भी पार्ट हीट का इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में काम ही नहीं आया, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम की स्टेट चेंज ही नहीं होती। नेट वर्क डन विल बी इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, या अगर हम कहते हैं हीट रिलीज will be equal to work done on the system. Heat released minus Q will be plus W. Heat lost by the system will be equal to work done on the system. ये क्लियर है? इसी को आगे अगली क्लास में करेंगे। ये पढ़ के आना, ये सारा यूज होने वाला है अगली क्लास में, ठीक है? और तुम्हारी डिस्कशन वीडियो केमिकल बॉन्डिंग की भी मैंने डाल दी है, उसे देख लेना, और जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसकी भी डल जाएगी। हाँ जी, ऑनलाइन किसी ने पूछना है कुछ क्वेश्चन? हाँ तबलीग। नो मैम। यस मैम। क्या था तुम्हारा डाउट? मैम उसमें एक्चुअली मोल कॉन्सेप्ट के जो असर्शन रीजन थे, उसमें कुछ मतलब आंसर मेरे को गलत लग रहे थे, क्योंकि वो स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही थी और उसमें रॉन्ग लिखी हुई थी। एक सेकेंड, जो रीजन असर्शन वाला था। यस मैम। एक तो वो एल्यूमिनियम वाला था। हाँ वो वाला एक ये ऑर्बिट एल्यूमिनियम कैटायन तो स्मॉलर ही होता है। हाँ, तो वो ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट, उन्होंने सही आंसर मार्क किया था। ये तुम बॉन्डिंग वाला है ना? मैम वो प्रैक्टिस टेस्ट जो सारे, ये प्रैक्टिस टेस्ट में एक दो रीजन असर्शन के चेंज थे, वो मैंने कर दिए यहाँ। अच्छा ठीक है मैम। रीजन असर्शन में थे 2-3 क्वेश्चन में। हाँ। अच्छा वही भेजेंगे तुमने? हाँ मैंने वैसे इसकी डिस्कशन वीडियो डाल दी है, तो आज चेक कर लेना। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू मैम। हाँ।